सभी को जय श्री रघुनाथ जी की। सूरत में जिस तरीके से झूठ की बारिश हुई या फिर माइंड सेट करने को लेके जो हरकत हुई, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले प्रोग्राम जब शुरू होता है तो कहते हैं कि मैं चांदी रुपया सोने का भूखा नहीं हूं। तो फिर कौन है भूखा? क्या दूसरे सब हमारे साधु संत है वो उन सब के भूखे हैं क्या? फिर जब सत्य की पाठशाला द्वारा ये संदेश वहां तक पहुंचा, सुने ऑडियो वीडियो, तो क्या इन चांदी और इन सबको मैं नीलाम करूंगा और उन पैसे जो आएंगे उनको मैं शिक्षा के क्षेत्र में या लगाऊंगा। तो एक बात बताइएगा, हमारे गुरुवर के पास जो पैसे आते हैं, हुई तो बोली ना, नीलाम करना मतलब बोली लगवाना। तो ठीक वैसे ही हमारे गुरुवर सीधा हम लोग जो पैसे देते हैं तो वो किस क्षेत्र में लगते हैं? ब्रह्मधाम आसोत्रा से लेके जो भी समाज बंधु पैसे देते हैं वो भी तो सही कार्यों में ही लग रहे हैं। पर नहीं, चीज वही करना और इल्जाम भी लगाना, फिर अपने आप से ही कहना कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आऊं तब ऐसी व्यवस्था करना वैसी व्यवस्था करना, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अरे तो दूसरा कौन कहता है? कोई नहीं कहता है। कोई भी संत साधु महात्मा कहीं पे जाता है तो नहीं कहता है कि मेरे लिए ऐसा करना वैसा करना। तो क्यों उनके बारे में कटाक्ष किया गया? क्यों उनको बदनाम करने के कार्य किए गए? ऐसा कौन कहता है? सब लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। कोई फोन करके नहीं कहता कि मेरे लिए ऐसी व्यवस्था करना। बार बार आरोप लगाना कि अनुशासन की कमी है। मैंने ऐसे 85 उदाहरण आपको दिए हैं कि जहां पे स्वयं अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन की पहले पूरी परिभाषा तो सीख लीजिए साहब। मैं भेजता हूं अनुशासन की लंबी चौड़ी एक लिस्ट, क्योंकि सत्य की पाठशाला को सुने बगैर रहा नहीं जाता है। तो शायद वो डालूंगा तो पता चलेगा कि अनुशासन इसे कहते हैं, और फिर वो अनुशासन की बातें अपने जीवन में लागू कीजिए, ताकि कहते हैं कि बोलने नहीं, लागू करने से कोई चीज में बदलाव आता है। सिर्फ मात्र बोल देने से तो हर कोई व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति रोज ज्ञान देता रहता है, उससे बदलाव कभी ना आया है ना भविष्य में कभी आएगा। फिर स्पष्ट वहां पे ये आदेश दे देना कि जो भी मेरे साथ रहेगा उसको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो यहां से निकल जाओ, ये पड़ा रास्ता। मतलब तुम्हें वो चीजें समझ में आए कि ना आए, मैं बोलूं वही करना पड़ेगा। दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल ऑर्डर। उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो निकल जाओ यहां से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट की हुई बात कह रहा हूं, सुनिएगा गौर से। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मारे खने सूरा वे जगह जावे हर कोई रे बसरो सौदो नहीं है। लोगों का माइंड सेट करना ये बोल के, लेकिन हम सुनते हैं, देखते हैं, हमारे समाज की नकारात्मक बातों को बोलने के अलावा हमने अभी तक कोई भी चीज को वहां से अच्छी, बहुत गौर से हमने सुना, देखना चाहते थे कि कुछ तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा निकलता ही नहीं है सिवाय नकारात्मक बातों को लेके। सिर्फ समाज की वो बातें जो 0.001% है, उन्हीं बातों का बार बार जिक्र किया जाता है और कहते हैं मारे खाने तो हुरु ही जा सके हर कोई रे बसरो सौदो नहीं है। फिर से वही सारे उदाहरण देना, देखो भीड़ देखो भीड़ देखो। मतलब कहीं ना कहीं लक्ष्य जो है वो भीड़ के ऊपर टिक गया है, सिर्फ भीड़ को आधार बनाना। तो इससे पहले भी देखिए, भीड़, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों में आपको ऐसे कई लोगों के अंदर या आप देखे होंगे जिनकी आज स्थितियां क्या है। अतीत में आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा। तो भीड़ का मतलब सत्य नहीं होता है। भीड़ के कई कारण होते हैं, लेकिन बार बार भीड़ को लेके ही सारी चीजें, मतलब भीड़ से ही सफलता को या सच्चाई को मात्र आंक देना। तो मैं से हजारियों उदाहरण दे सकता हूं जहां बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज एक आदमी उनके साथ नहीं है। फिर टाइम पंचुअलिटी को लेके, मतलब दिनचर्या, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की दिनचर्या जिनकी ठीक नहीं है, उनको आखिर में मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं साहब, सुनिएगा गौर से। और खुद के प्रवचनों में रात को 2-2 बज जाना। तो दिनचर्या का जिन्हें ख्याल है, जो दिनचर्या पे पाठ पढ़ाते हैं, वो तो 7 बजे सब कुछ क्लोज कर देते हैं कि भाई जाओ सो जाइए, क्योंकि दिनचर्या कहती है कि जल्दी सोना चाहिए।
हमारी बात नहीं कर रहे, हम तो आधुनिक जमाने में रह रहे हैं, हमें पता है कि किस तरीके से समय के अनुसार दिनचर्या को बदलना ज़रूरी है, अदरवाइज हम जीवन में डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये महाशय ज्ञान दे रहे थे कि अगर आपने अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं किया, जिन लोगों ने वो आखिर में मेंटल हॉस्पिटल गए हैं, तो ये किस पे नियम लागू होता है आप खुद अपने विवेक के हिसाब से सोच के डिसाइड कीजिएगा। और आखिर में आज एक सच का अपने मुंह से वो बात रखी दी जो मैं बार बार कह रहा था। हम हमेशा कहते आए हैं कि दूसरों की लकीर को कम ना कीजिए। आज पहली बार कहा कि देखो अब हमें गौर से सुनिएगा, अब हमें दूसरों की लकीर को कम नहीं करना है, खुद की लकीर को लंबा करना है। यही तो हम काफी समय से कहते आ रहे हैं कि आप हमारे समाज की लकीर को छोटा क्यों कर रहे हैं, आप हमारे समाज की उन नकारात्मक बातों को रख के समाज में बनी हुई एक इमेज को, दूसरे समाजों में जो इमेज बनी है उसे कम क्यों कर रहे हैं, आप ब्रह्म धाम आसोत्रा को लेके कटाक्ष क्यों कर रहे हैं। आप अपनी लकीर बढ़ाइए, अपनी काबिलियत से बढ़ाइए, दूसरों की लकीर को कम करने का काम क्यों कर रहे हैं। और वही अब तक किया जा रहा है। लेकिन कल ऐसा बोल दिया, उन्हें याद भी नहीं होगा मैंने ऐसा बोला होगा। अब भगवान जाने वो अपनी लकीर बढ़ाएंगे या फिर से वही पुरानी आदत कांधे छिलने वाली दूसरों की लकीर को कम करके खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर पूरा मेरा साथ दिया आप लोगों ने, बहुत धन्यवाद, मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। ये सारी चीजें एक पॉलिटिशियन बोलता है भावुक तरीके से ताकि लोग उनके साथ जुड़े रहें। राजनीति के क्षेत्र में जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा इस तरीके से भावनात्मक अपीलें करता है जिसकी वजह से सामने बैठे हुए लोग और कमिटेड हो जाएं कि नहीं यार, हमें कुछ भी हो जाए, ये व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो भी इसका साथ देना पड़ेगा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनमें से ही कोई एक व्यक्ति ऐसा बोल देता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये पूरा एक नेता प्रोफेशनल जिस तरीके से पब्लिक को अपनी ओर रुझाने के लिए जिस तरीके से जो कुछ भावनात्मक अपीलें करता है, वही सारी अपीलें बार बार की जा रही है। बार बार ये बोलना कि 36 कौम ने मुझ पे भरोसा किया है, आप अकेले नहीं हैं। सारे प्रोग्राम एक अकेली कम्युनिटी के कुछ लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उसी मंच के माध्यम से 36 कम्युनिटी को लेके बार बार भावनात्मक अपील करना ताकि भली वो कैसे भी होंगे मेरी तरफ आकर्षित हो जाएं, जुड़ जाएं, ताकि कम से कम ये सब एनवायरनमेंट देखेंगे, माहौल जो देखेंगे, क्योंकि लोग आजकल है ना काबिलियत कम और माहौल ज़्यादा देखते हैं। तो ये माहौल का मैं क्यों ना अपने लिए कुछ अच्छा बेनिफिट बना लूं ताकि भविष्य में ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ लोग अगर मुझे छोड़ भी देंगे तो कम से कम मैं तब तक अपनी धरोहर जो है उसे बचाने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरा जो संख्या बल है वो कहीं अदर कम्युनिटी के लोगों भी मेरे साथ एसोसिएट हो जाएंगे और तब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि वर्तमान में मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। मैंने उन्हीं को धार या उन्हीं को आधार बना के अपना जन समूह को बनाने में मैं कामयाब रहा। फिर कहते हैं कि टीवी में वो बच्चे जो देखते हैं वही सब चीज़ें आपसे मांगते हैं और आप दे देते हो। कपड़ों को लेके डायलॉग डिलीवरी की जा रही थी कि कपड़े जब वो बच्चे टीवी में देखते हैं और वही सीख जाते हैं। बोले बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान दिया, इन्हीं के मुंह से, इसी व्यक्ति के मुंह से निकला था कि अरे कोई कू मैं मोरे तो नहीं, मैं तो मैंने कह कि थो सत्यानाश रखियो जन टाबर ही किया परा के थारो नाश वेला मैंने अगर आज चीज लाइन नहीं दी तो। गौर कीजिएगा, आप एक टीवी का उदाहरण दे के सारी चीजें कह रहे हैं कि जो बच्चे टीवी में देख रहे हैं वही सीख रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो भी सीख रहे हैं जो समाज के लिए घातक है। 8 साल का बच्चा अपने पिता को मात्र चॉकलेट के लिए ये कह रहा है कि अगर तूने लाके नहीं दिया तो तेरा नाश हो जाएगा। सोचिएगा समाज में किस तरीके की क्रांति लाने का कार्य कर रहे हैं। और एक चीज, जब कोई व्यक्ति तालियां नहीं बजाते हैं तो सीधा आरोप लगा देते हैं। सुनिएगा गौर से, क्यों बीच वालों थे तालियों नहीं बजावे रही हो मतलब तुम्हें कोई फॉल्ट है, कोई मतलब ताली नहीं बजाई तो तुम आरोपी हो। फिर ताली बजाओ भाई, वो बात अच्छी लगे ना लगे, हजम हो ना हो, ताली बजाओ, नहीं तो आरोप लगा दिया जाएगा सीधा कि तुम में कोई फॉल्ट है तभी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। क्या ये एक संत के माध्यम से इस तरीके से वो बातें करता है? ये कोई मनोरंजन चल रहा है, कॉमेडी थोड़ी है जो उन पे आरोप और प्रत्यारोप। ताली नहीं बजाई और हमें कोई फॉल्ट है, हाँ फॉल्ट है। अब मतलब ताली डिसाइड करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। ध्यान रखिएगा, आगे से ताली बजाते रहिए साहब, नहीं तो आरोप लग जाएंगे आप पे, फॉल्ट बोल देंगे सीधा मुंह पे ही। बार बार कहना कि तुम सही नीति से धंधा करो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं हर्जाना भरूंगा।
मात्र ये कह देना बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय की दुनिया में जब कदम रखता है, पैसे लगा के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोच रखता है, तो उसकी नीति धंधे को लेके अच्छी होती है, कर्म भी वो करता है, लेकिन बहुत बार कई रीजंस रहते हैं कि वो धंधा नहीं चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, पापी है, विधर्मी है, ऐसा कुछ नहीं है वो। लेकिन सीधा कह देना कि तुम्हारा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सही नीति से धंधा नहीं कर रहे हो। इसे अगर सही नीति थी करो, नहीं मुंह गारंटी लूं। अब नीति को कैसे परिभाषित करेंगे? कोई एक्सरे मशीन तो है बनी नहीं है नीति की कि बस जांच कर लेंगे कि इसकी नीति सही है। ये मात्र शब्द बोल देने से ऐसा नहीं होता है। फिर गाड़ियों को लेके कटाक्ष करते हैं कि गाड़ियां जब पैसे नहीं है तो क्यों लाते हो। और फिर एक है ना, बहुत ही कमाल की बात लोग सुनते हैं और उसको गौर भी नहीं करते हैं। बोले महाराज जी हमारे पास 10 रुपये ही नहीं है, फॉर्चुनर लाओ जाने बचे की कण भाई। अरे आपके पास 10 रुपये नहीं है फिर भी फॉर्चुनर आ गई, यही तो कमाल है साहब। कई लोग अथक प्रयास और मेहनत करके भी नहीं ला पाते हैं और कोई व्यक्ति के पास 1 रुपया भी नहीं है फिर भी फॉर्चुनर है आ गई। बड़ा गजब का व्यवसाय है। फिर एक सही मुद्दे की बात की है, आप सभी को गौर करने जैसा है। कहते हैं जहां असंतोष होता है वहां पे क्रांति आती है। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन को पता चल जाए, उदाहरण भी दिया, मतलब जहां असंतोष है, उसका रीजन कोई और हो सकता है लेकिन कोई व्यक्ति उसका फायदा उठा सकता है, और वही इन्होंने किया है। कुछ लोगों असंतोष थे कुछ चीज जगह से, तो उसका फायदा ही तो उठाया गया है। ये पूरा चीज ही ऐसा है। आप अभी तक जो घटनाक्रम घटित हुई है वो असंतोष का ही नतीजा है। वहां काबिलियत कोई नहीं देखता है कि हम किस कहीं काबिल व्यक्ति के पीछे जा, हाँ हम असंतोष है, कोई भी विरोध करेगा उसके साथ जुड़ जाएंगे। वही तो आपस में 2 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की है, एक धड़ा और एक व्यक्ति। उसने कहा मैं भी असंतोष, तुम भी असंतोष, तुम मेरा साथ दो। करते हैं दोनों मिलके बदनाम, करते हैं उसको बदनाम जो पिछले हजारों वर्षों से ब्रह्मधाम आसोत्रा ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने का कार्य किया। गुरुवर खेतेश्वर दाता ने हजारों वर्षों से जिस ब्रह्म नाम को आसोत्रा लेके आए, तपस्या की, और उसके बाद में आज पूरे भारतवर्ष में राजपुरोहित समाज के इस मंदिर के जिक्र किए जाते हैं, उसको बदनाम करने का कार्य तो किया कुछ असंतोष लोगों के द्वारा या उनके साथ मिलकर। और क्या किया गया, और खुद कह रहे हैं कि यह असंतोष का नतीजा है। मतलब आपकी काबिलियत नहीं, मात्र नाराज है इसलिए ये सब किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप सभी? उसके अलावा और बहुत सारी बातें, वॉइस बहुत लंबी हो जाएगी। कहते हैं गुरुवर के बैनर को अब क्रॉस कोई नहीं लगाएगा क्योंकि मेरे भाविक ऐसे नहीं है। लेकिन भूल गए साहब, आप ही के कारण फरमान जारी हुआ है, आप ही के कारण, इस व्यक्ति के कारण ही तो गालियां दी जाती हैं साहब। सच्चाई जब सामने रखते हैं तो लोगों को वो भी बताइए जरा कि आपके कारण किस तरीके से फरमान जारी हुए हैं। और कहते हैं मेरे भावी कैसे नहीं है। वाह! इसके अलावा सूरत के भवन को लेकर आरोप लगाना, समाज में वैसे कई भवन मैं जिक्र करूंगा, लिस्ट निकाल के आपके सामने रखूंगा जहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा है ना, सिर्फ ब्रह्मधाम से जुड़ी चीजों को ही कटाक्ष करता है, आरोप लगाता है, वाहवाही लूटने का प्रयास करता है। इसके अलावा कुछ मन गढ़ंत बातें कह के लोगों को गुमराह करने का भी कार्य किया जाता है। कहते हैं कि कुछ लोग मने यूं कहें कि थोड़े जगह हाथे है वह थोने धोखो दईला, पर मने विश्वास है वो नहीं छोड़ेंगे। ये बात बार बार याद दिलाते रहना। कोई कहता नहीं है इनको, कौन कहता है, किसके पास समय जाके कहने का। और ये सुन भी लेगा क्या? ये व्यक्ति सुनता है किसी की? लेकिन ये ऐसे ऐसे पॉइंट अपने मन से ही बोल देने का ताकि लोगों को वो गुस्सा याद रहे और उनको ये भी याद दिलाना कि देखो हाँ तय मैंने धोखो नहीं दे लो, पहले ही कह देना। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग मुझे धोखा देंगे, तो कहीं सच में वो दूर ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही इनको बांध के रख देता हूं ये डायलॉग मार के। ये सारी मन गढ़ंत बातें हैं साहब। और फिर कहते हैं कि मैं जिलावाद खत्म करना चाहता था, मतलब पहले जिलावाद था,
क्योंकि कहा मेरा लक्ष्य ही यही था, बोले ये सब जिलावाद और मेरा लक्ष्य था सब मैं खत्म कर दूं। मतलब आपकी नजरों में, आपके संगत में रहने वाले लोग जिलावाद की भावना रखते थे, इसका मतलब तो ये हुआ। मैंने तो कभी नहीं सुना भारतवर्ष में। हाँ ठीक है, सामाजिक तौर तरीकों से संरचनाएं जिस तरीके से बनी हुई है उस तरीके से सब अपने अपने काम करते थे, लेकिन ब्रह्मधाम को लेकर किसी को कोई शंका नहीं थी। फिर एक और डायलॉग मारना इससे समझ में आता है, कहते हैं मुझे तिनका समझने की जिन्होंने भूल की, आज मेथी छमकी इसकी। मतलब बोले ये देखो मैंने भूल करी, समझवारी जन मैं मेथी चमक दी है, हालत खराब कर दी तुम्हारी, आपस में लड़ाया रहा था ने, यही तो हुआ इसका मतलब। बोले मुझे गुरुवर के पास जाने में 5 साल लगे, ये माइंडसेट है, ताकि कहते हैं कि अभी इसको भी समझ में आने लगा कि कुछ हर व्यक्ति से मैं इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं कम से कम ये कहूं लोगों को ताकि मुझसे दूर रहें, और ये माइंडसेट कर ले हाँ मोनी 5 साल लाग जाना पड़े। मार्केटिंग, खुद की सेल्फ मार्केटिंग बचाओ, ये उदाहरण देने के पीछे मात्र यही उद्देश्य है। इसके अलावा और कई सारी बातें, बेंगलोर से बॉम्बे तक का पूरा विवरण के अलावा उसमें कितना सब, पुणे से आए, बॉम्बे से आए, इधर से लोग सूरत आए। एक तरफ कहते हैं कि भोपों से दूर रहो क्योंकि तुम्हें वो बार बार बुला के तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं, और एक जगह पे इसी बात को पॉजिटिवली तालियां बजवाने के लिए कहा जाता है कि मेरी भाविकों की भावना देखो, कितना दूर दूर से लोग कई बार मतलब प्रवचन सुने हैं फिर भी दोबारा सुनने आ रहे हैं। तो क्या उस समय उनके पैसे और समय बर्बाद का ख्याल नहीं आया? क्या ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार मेरे प्रवचन सुन लिए अब जगह जगह आने की क्या जरूरत है? नहीं, आओ जो भीड़ बताओ जो पजमू को अतरा आइया अतरा गैया मड़िया भाड़िया देखिया। बात समझ पा रहे हैं आप? बार बार मंच के माध्यम से 36 वर्ण, देखो यहाँ पे भी 36 वर्ण से आए हुए हैं, देखो हर जिले के प्रतिनिधि मंच पे बैठे हैं। अरे साहब, एक व्यक्ति का मतलब जिला नहीं होता है। और ये कौन से संतों के प्रवचन में ऐसा होता है कि देखो ये जाति का आया, ये जाति का भी आया, ये जाति का भी आया, ये जिले का भी आया, ये जिले, अरे वो भाविक होते हैं, भाविकों के जिले और ये सब नहीं होते हैं। लेकिन क्या हुआ? जिलावाद, ये सब साबित करना। समझ पा रहे हैं आप? सच्चा या नहीं? वहां कौन सा सबने काउंट किया कितने परसेंट क्या कौन क्या नहीं, क्या मालूम लोकल के भी होंगे, क्या मालूम जानबूझ के, इसका मतलब तो यही समझेंगे हम। और आखिर में बड़े बड़े प्रोग्रामों के नाम का जिक्र जब हो रहा था, पूछा जा रहा था हैदराबाद, तो किसी ने छोटे छोटे बोले मोटा मोटा रो नाम लो, नहीं छोटा छोटा रो कोई लो, वह तो ठीक है, ये तो हैंग बढ़िया भैया, पर मोटा मोटा कहो क्या? एक संत कभी ये मुंह से कहेगा ही नहीं कि वो प्रोग्राम बड़ा हुआ और वो छोटा हुआ, उसके लिए सब सम्मान होते हैं, वो जिक्र तक नहीं करता है, लेकिन वहां पे बोला गया। और फिर आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, सत्य की पाठशाला को लेकर लगातार नजर बनाए रखें। हम जो बातें कह रहे हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जिक्र करें। झूठ का पर्दाफाश करना हमारा क्या कर्तव्य नहीं बनता है? क्या हमें ये याद दिलाना जरूरी नहीं है कि कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं? हमारा फोकस सिर्फ इतना ही है, हमारे समाज की नकारात्मक बातें करना बंद कर दीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं है, आपको जो मर्जी अच्छा लगे वो कीजिए। और आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारे समाज को बख्श दीजिए। हमारे समाज के आड़ में नकारात्मक बातें करनी बंद कीजिए। आखिर में एक जरूर जिक्र करूंगा कि हाँ, अब सत्य की पाठशाला का असर यह है कि कुछ बातों का जिक्र करना बंद कर दिया है। इसकी हमें खुशी है। ये देखो, ये आवाज उठाने का नतीजा ही है कि वो बंदा अब सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मैं बहुत गलत बोलता था। आजकल आप देखिएगा, बोलने से पहले सोचते हैं, और पहले ये सिर्फ बोलता था, कुछ सोचता ही नहीं था। तिल लगाने गया समाज, जो बदनाम होना होगा, मुझे तो सिर्फ बक बक करना है, लेकिन अब थोड़ा सोचना। तो ये सत्य की पाठशाला और आवाज उठाने का नतीजा है। उम्मीद करेंगे कि भविष्य में जहां पे कहीं पे भी बक बक करने का इनको मौका मिलेगा तो बक बक उतनी ही करें जिससे कोई प्रभावित ना हो, इफेक्ट ना हो, समाज बदनाम ना हो। हम ऐसी बकबक का कभी विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन जिस बकबक में समाज की आस्था को चोट पहुंचेगी, ब्रह्मधाम की आस्था को चोट पहुंचेगी, या फिर समाज की नकारात्मक बातें होगी, हमारी बहन बेटी मातृशक्ति की आस्था को लेके कटाक्ष होगा, तो उस बकबक का हम विश्लेषण करेंगे। बाकी बहुत बकबक करते हैं मार्केट में, हमें कहाँ टाइम है विश्लेषण करने की। खूब खूब धन्यवाद। जय दातारी।